हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड। सो बच्चों, आपका जो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स है HCl हो गया है, अमोनिया हो गया है, आपका ये नाइट्रिक एसिड बचा है और सल्फ्यूरिक एसिड बचेगा स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में। ठीक है, और उसके बाद जो भी इलेक्ट्रोलिसिस एक्सेट्रा जो भी बचा है, ऑर्गेनिक बचा है, वो हम लोग देखेंगे। एक मिनट, और कुछ है क्या इसमें एक्स्ट्रा? हाँ, इतना ही है। तो ये 4 आपका है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में, तो मैं 2 ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ये आपका तीसरा है। तो अपना ध्यान से सुनना पढ़ना। मैं अपनी तरफ से एकदम स्पीड से आपका चैप्टर्स का वीडियो बनाने का कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो स्कूल में, है ना। कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप लोग आराम से पढ़ पाओगे। तो बच्चों, आप लोगों को अच्छा और स्कोर करने के लिए एग्जाम में और बढ़िया तरीके से चैप्टर्स पढ़ने के बाद जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि मन करता है ना, कोई भी चैप्टर आप लोग कंप्लीट करोगे तो भाई कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको मन करेगा मैं बोर्ड्स क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, वो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। साथ में अलग अलग क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करना है तो कर सकते हो। तो उसके लिए आप लोगों को बच्चों, अगर ये बुक खरीद लेते हो आप लोग, तो बढ़िया एकदम मस्त तरीके से आप लोगों का प्रिपरेशन हो जाएगा, आप लोगों को मज़ा भी आएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये आपका ICSE क्वेश्चन बैंक ओसवाल बुक का ये केमिस्ट्री का है, सॉल्व पेपर है। जब आप लोग हर चैप्टर्स को पढ़ के कंप्लीट कर लोगे तो लास्ट में इसका बोर्ड्स क्वेश्चन सॉल्व करना, तो ही मज़ा आएगा। बोर्ड क्वेश्चंस को पहले लेके बैठ गए तो चैप्टर्स तो पढ़े नहीं हो और खुद भी प्रिपरेशन करे नहीं हो, कुछ भी नहीं आएगा तो आपको मन ही नहीं करेगा कुछ करने का। ठीक है, तो एकदम बढ़िया तरीके से चैप्टर्स को पढ़ो, प्रिपेयर करो। फिर ओसवाल का हमारा चैप्टर खुद से सेल्फ स्टडी करने के बाद, खुद से पढ़ने के बाद, कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग आंसर दे दोगे वैसे। उसके बाद इस क्वेश्चन किसको, ओसवाल का जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करो। और जब सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, जब आपके बोर्ड्स पास में आएंगे या आपका अपने तरफ से जब सब चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा, तब आप लोग ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। तो आपको ICSE एग्जामिनेशन इस साल जो क्वेश्चन आया था वो भी दिया है विद सोल्यूशन। लेकिन मज़ा कब आएगा? देखो, मैं भी दिखाऊंगी तो कोई मतलब नहीं है। या आप लोग जब लास्ट में जब आप लोग प्रिपेयर करके जब आप लोग खुद से सॉल्व करोगे तो बढ़िया मज़ा आने वाला है। अब ये बुक्स आप लोगों को कहाँ से मिलेगा? ये बुक्स आपको मिलेगा बच्चों मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहाँ? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखो, लिंक को क्लिक करो। लिंक क्लिक करते ही आपको ओसवाल का सारा बुक्स का लिंक मिल जाएगा। आपको केमिस्ट्री चाहिए, आपको फिजिक्स चाहिए, आपको बायो चाहिए, इंग्लिश चाहिए, मैथ्स चाहिए, आप लोगों को कहीं जाना नहीं है। आप लोग डायरेक्टली घर बैठे बैठे बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, लिंक क्लिक करो, बुक्स ऑर्डर करो, बुक्स आपके पास घर बैठे बैठे पहुंच जाएगा। ओके, तो देख के आपको आइडिया हो ही गया होगा कि आज मैम आपको क्या चीज़ के बारे में बताने वाली है। सो बच्चों, हम लोग क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च कर रहे हैं केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव। ये क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री का कोर्स है। अगर बच्चे इसमें एनरोल करते हैं तो क्लास 10th का आपके बोर्ड्स में जिस हिसाब से केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, आपको सिमिलरली उसी हिसाब से इम्पॉर्टेंट चीज़ें और पूरा पर्टिकुलर वे से इस कोर्स के अंदर केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इससे पहले हम लोग जब जो अभी के जो स्टूडेंट्स जो क्लास 10th में गए हैं, व्हेन दे वेर इन क्लास 9 स्टैंडर्ड 9, उस समय भी हम लोग एक कोर्स लॉन्च किए थे एंड वो ऐसे ही था, केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स था। बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल करे हैं और बच्चों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया उस कोर्स को लेके, क्योंकि हम लोग देखो साल भर मैं बच्चों को पढ़ाई हूँ। अभी लास्ट में जब उनका एनुअल एग्ज़ाम का रिपोर्ट आया और बच्चे और उनके पेरेंट्स खुद भी बच्चों का इम्प्रूवमेंट देख रहे थे, इतना अच्छा पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला है बच्चों, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बच्चे इतने खुश हैं केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स से, वो लोगों का इतना केमिस्ट्री में मार्क्स बढ़ा है, इतना वो लोग इम्प्रूव किए। जिन बच्चों को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था उनको इंटरेस्ट डेवलप हो गया। सोचो, उनमें केमिस्ट्री के लिए इंटरेस्ट डेवलप हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग वहाँ पर बहुत अलग तरीके से पढ़ाए थे। कैसे पढ़ाए थे बच्चों? हम लोगों का मतलब मैं अपना बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपना ही बात कर रही हूँ। कैसे पढ़ाए थे? अब यहाँ पर भी आप लोग उसी हिसाब से पढ़ोगे। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर अगर आप लोग ये कोर्स पे लाइक एडमिशन ले लेते हो, एनरोल कर लेते हो केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव में, तो बच्चों आपको जितने भी चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री का कंटेंट्स में दिया गया है ना, बहुत सारे चैप्टर्स हैं ना, 12th तक चैप्टर है, फिर 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे चैप्टर होंगे। देखो, बुक अलग अलग हो सकता है, मैं यहाँ पर मेन जो बुक फॉलो कर रही हूँ वो है कॉन्साइज केमिस्ट्री।
कॉन्साइज केमिस्ट्री, उसका भी आप लोगों को मैं बता दूंगी जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखा दूँगी। और बच्चों को पता है कि मैम भाई केमिस्ट्री का ये कॉन्साइज केमिस्ट्री ही यूज़ करती है, ठीक है। सो वो मेन बुक है। आपके स्कूल में हो सकता है भाई कि अलग अलग बुक हो, नो प्रॉब्लम, चलेगा, लेकिन टॉपिक सेम होता है। अब मैं जब क्लास 9th में केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स लॉन्च की क्लास 9th के लिए, तो मैं थोड़ी ना अलग अलग हर स्टूडेंट का बुक को मंगा के पढ़ाई, नहीं, मेरे पास बहुत सारे बुक्स है बच्चों, बिकॉज मुझे बच्चों को बेस्ट से बेस्ट चीज़ देना है, बेस्ट से बेस्ट नोट्स बना के देना है। तो मैं खाली एक बुक फॉलो नहीं करती, मेरे पास बहुत सारे बुक्स है। 10th में भी मैं बहुत सारे बुक्स फॉलो करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, उसी को मिला जुला के मैं नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करूँगी। साथ ही साथ अगर आप इस कोर्स में एनरोल कर लेते हो तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा वो चैप्टर का वीडियोस। एक बार में सारा वीडियोस नहीं दिखेगा, मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि आपके स्कूल में टीचर्स एक बार में सब चैप्टर पढ़ा देते हैं, नहीं ना। तो ये भी बच्चों एक टाइप का कोर्स है, इंटेंसिव कोर्स है, ओके, केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव। इसमें आप लोगों को एक एक करके चैप्टर्स के वीडियो देखने को मिलेंगे, लेकिन बेस्ट पॉजिटिव पार्ट क्या है ना, आप लोग अपने स्पीड से पढ़ सकते हो। स्कूल में, ट्यूशन में आप लोग टीचर जो बोल रहे हैं सुने, फिर आधा समझ में आया, आधा नहीं आया, घर तक आए, घर आए तो और थोड़ा भूल गए, ट्यूशन गए तो और थोड़ा भूल गए, दूसरा दिन तक तो बहुत सारी चीज़ आप भूल जाते हो। लेकिन केमिस्ट्री मास्टर इंटेंसिव में आप लोग वो वीडियो को बार बार देख सकते हो। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप लोग उसको फिर से रिपीट करके आप लोग देख सकते हो, जितनी बार आपका मन चाहे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बच्चे जब रिवाइज करते हैं ना, कुछ बच्चे मुझे बताए कि मैम हम कैसे रिवाइज करते थे, आपका वीडियो हम लोग प्ले कर लेते थे, चालू रखते थे और अपना जैसे कि खाली रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, तो अपना बस एक बार देख लेते थे, उसके कुछ काम कर रहे हो, आपका वीडियो चालू रहता था, तो हम लोग को सुनाई देता था आप क्या क्या बोल रहे हो, और हम लोग को उसी हिसाब से रिवीजन हो जाता है। मतलब अलग अलग बच्चे लोग अलग अलग तरीके से वीडियोस देख के अपना इम्प्रूवमेंट करे हैं। केमिस्ट्री में तो बच्चों बहुत ही अच्छा उनका मार्क्स आया है। मैं सामने में शेयर कर दूंगी बच्चों का फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, जो कि डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे जो मुझसे पढ़ते थे, जो केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स लिए थे, ये उनका फीडबैक है। वही बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा, उनके पेरेंट्स भी रिक्वेस्ट किए कि मैडम क्लास 10 के लिए भी आप ऐसे एक कोर्स निकाल लीजिए, बच्चों का बहुत भला होगा, सीरियसली ये वर्ड यूज़ करें। सो बच्चों, दिस इज़ केमिस्ट्री मास्टरी इंटेंसिव। सो दिस इज़ फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे भी एनरोल कर चुके हैं, बट जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, दिस कोर्स इज़ फॉर यू पीपल। केमिस्ट्री कोर्स है ये, आप लोग अगर एनरोल करते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। कैसे? एक तो आपको सारे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, आप लोग अपने तरीके से, आपका अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वीडियोज़ को देख के अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। दूसरा, मैं आपको मतलब हर एक चैप्टर के बाद ना बोर्ड क्वेश्चंस करवाऊंगी, मतलब उस समय जितना बोर्ड क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे करेंगे। हर एक चैप्टर के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेगा, और ऐसा नहीं कि मैं एक बार क्वेश्चन दे दी तो हो गया, नो। मैं बीच बीच में बहुत बार क्वेश्चंस देती हूँ। वीकली एक दिन क्लास हम लोग रखते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वीकली एक दिन मैं बोल दी तो मैं एक दिन ही रखूँगी डाउट क्लियरिंग क्लास। ऐसा बहुत बार होता है कि अगर मुझे टाइम मिल रहा है सुविधा के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, और बच्चों से बात करके, मैं हफ्ते में बहुत बार बीच में क्लास भी रख देती हूँ। लाइक समटाइम्स 4 to 5 days इन अ वीक हो जाता है क्लासेस, ओके। सो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जो भी अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो बिल्कुल भी सोचने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से बच्चों को प्रिपेयर करवाएंगे। एग्ज़ाम में टू द पॉइंट कैसे आंसर लिखते हैं, कोई टॉपिक से कितने मार्क्स का, किस टाइप से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, हर चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बहुत सारा सैम्पल पेपर्स, टेस्ट पेपर्स, 10 years क्वेश्चंस, वर्कबुक, उससे भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब मैं उससे भी आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगी, आंसर आप लोगों को बताऊंगी कैसे क्या लिखते हैं। मतलब बोलने का मतलब है ओवरऑल बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लास 10th के लिए प्रिपेयर करवाऊंगी। मैं तो बच्चों यहाँ पर बहुत ही मेहनत करके लगी हुई हूँ, ताकि आप लोगों को मैं बेस्ट से बेस्ट नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। बस यही है कि आप लोग ये कोर्स लेते हो तो आप लोग भी उतने ही मेहनत के साथ पढ़ना, ओके। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो टू एनरोल इन दिस केमिस्ट्री मास्टर इंटेंसिव फॉर क्लास 10th ICSE, सो लिंक यू कैन फाइंड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वो लिंक से आप लोगों को जो भी कोर्स का फीस है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो भी आप लोगों को जानना है, वो लिंक के थ्रू आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर कुछ भी आपके अंदर क्वेरीज है कोई रिलेटेड टू कोर्स या जो भी, तो यू कैन व्हाट्सएप इन दिस नंबर। ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और आप लोगों का जो भी क्वेरीज है सब चीज़ सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सी यू इन केमिस्ट्री मास्टर इंटेंसिव। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला सबको पता है कि नहीं? HNO3। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला हम सबको पता है, HNO3। ओके, एक एक्स्ट्रा पेपर लिया जाए। अरे 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 अरे,
एक एक्स्ट्रा पेपर भी लिया जाए, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला हम सबको पता है HNO3। HNO3 होता है फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब हर चैप्टर का स्टार्टिंग में भाई मॉलिक्यूलर मास वास सब चीज़ देखना पड़ेगा, बोला गया है, तो देख लेते हैं। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब बहुत अच्छा एसिड है। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड में नहीं आता है ये। इसका फॉर्मूला HNO3 होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो आप लोग इस टाइप से निकालोगे तो 63U आएगा। 63U आपको इसका वजन मिलेगा, ठीक है। अब ये जो नाइट्रिक एसिड है इसमें मेनली नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन मेनली यहाँ पर मेन होता है। वो नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? 5 होता है। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2। एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, बता दे रहे हैं। कॉपी पेन लेके बैठो, एक्स्ट्रा लिखते रहो। अब इसका ऑकरेंस, नाइट्रिक एसिड नेचर में कैसे मिलता है? तो बच्चों फ्री स्टेट में ये मिलता है। कैसे फ्री स्टेट में? नाइट्रिक एसिड रेन वाटर में पाया जाता है, बारिश का पानी में, ठीक है। थोड़ा ऐसा एक्सेस अमाउंट में नहीं, ट्रेसेस में पाया जाता है आफ्टर लाइटनिंग। जब लाइटनिंग होता है ना, जब बिजली कड़कता है तो नाइट्रिक एसिड वहाँ फॉर्म होता है, ठीक है। जब बिजली कड़कता है तो नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है नेचुरली। तो फ्री स्टेट में हम लोग को नाइट्रिक एसिड बारिश का पानी में हल्का सा ट्रेसेस में मिलता है, ठीक है। इन रेन वाटर इन ट्रेसेस में मिलता है। और कंबाइंड स्टेट में अगर हम लोग देखेंगे तो कंबाइंड स्टेट में ये मेटेलिक नाइट्रेट्स के फॉर्म में मिलता है। मेटेलिक नाइट्रेट्स में, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पर मैं सोडियम नाइट्रेट लिखी हूँ तो सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रिक एसिड का पार्ट है बच्चों, नाइट्रिक एसिड का पार्ट है इसमें। नाइट्रर या फिर आप लोग KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट, फिर आप लोगों को कैल्शियम नाइट्रेट मिलेगा। तो ये सब में मेटेलिक नाइट्रेट्स में हम लोग को नाइट्रिक एसिड फाउंड मतलब मिलता है। इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मेटेलिक नाइट्रेट्स। मेटेलिक नाइट्रेट्स में ये मिलता है। अब लाइटनिंग का थोड़ा सा देख लेते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रिक एसिड बनता है एटमॉस्फेयर में, वो किस टाइप से फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है, जब बिजली कड़कता है, ड्यूरिंग लाइटनिंग डिस्चार्ज, हवा में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उससे रिएक्ट करता है। मतलब जब बिजली कड़कता है ना, तब नाइट्रोजन हवा में जो प्रेजेंट होता है वो हवा में जो ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसके साथ वो रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके वो बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनाता है वो? नाइट्रिक ऑक्साइड। ये हवा में जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब बिजली कड़कता है तो वो लोग रिएक्ट करते हैं और वो लोग नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि हवा में तो ऑक्सीजन है। हवा में जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड बना, ये फिर से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज है कि बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या बन जाता है? ये फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सोचिए इतना कुछ हो जाता है जब बिजली कड़कता है तो। फिर ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये पानी में घुल जाता है। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर पानी में कैसे? अब बारिश का टाइम है, बारिश हो रहा है, हवा में मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो मॉइस्चर या फिर रेन वाटर में ये जो NO2 है वो घुल जाता है। किसमें? रेन वाटर में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो हवा में ही चल रहा है, हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, हवा में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, फिर रेन वाटर आप लोग जो भी ले लो, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसमें घुल जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन and forms nitric acid in the free state। फिर यही जो बारिश फिर नीचे गिरता है ना, यही नाइट्रिक एसिड फिर धड़ करके नीचे गिर जाता है, जमीन में आता है, कंबाइंस विद द सॉल्ट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ में जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसके साथ फिर ये कंबाइन कर जाता है। क्लियर? ऐसे होता है लाइटनिंग के समय फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी होता है। फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैसे? देखो अभी मतलब मैं ये आपको ना बायो से रिलेटेड बता रही हूँ, बायो में भी है। अभी आप लोग देखे हो कि हवा का नाइट्रोजन अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब बच्चों जैसे कि जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं, जो कि चना वना का पेड़ होता है, उनका जड़ आप लोग देखना कुछ इस टाइप से दिखता है। उनका जड़ गोल गोल सा रहता है, बायोलॉजी में पढ़ना, ठीक है। गोल गोल सा रहता है उनका जड़। ये गोल गोल क्या है? यहाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इस समय बैक्टीरिया प्रेजेंट है मेनली। तो ये बैक्टीरिया लोगों को ना, देखो बच्चों, हर पेड़, कोई भी पेड़ को ले लो, अगर उनको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड मिल गया ना, नाइट्रोजन से भरा हुआ कंपाउंड, तो वो लोग मस्त उगेंगे। वो लोगों को और कुछ नहीं चाहिए, वो उनके लिए खाद है, खाना पीना है, वो लोग उसको लेके उगेंगे। तो जो लेग्यूमिनियस प्लांट होते हैं उनके जड़ में ना कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रोजन को वो लोग घिसते हैं, एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को वो लोग घिसते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस उड़ रहा था उसको वो लोग घींचते हैं, और घींच के वो लोग उसको कुछ यूजफुल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब नाइट्रोजन को घींच के उसका कुछ बना लेते हैं, वो लोग नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बना लेते हैं, फिर वो लोग उसको यूज़ करते हैं। तो पेड़ मस्त एकदम ग्रो करता है और ज़मीन को फर्टाइल कर देता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको बोलते हैं फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक
नाइट्रोजन। हवा का नाइट्रोजन जो चेंज हो जाता है यूजफुल नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, मिट्टी में होता है ये सब चीज़ें, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। क्लियर? ओके। अभी ये जो एसिड है HCl, ये जो एसिड है नाइट्रिक एसिड, इसको हम लोग एक्वा फॉर्टिस भी बोलते हैं। एक्वा फॉर्टिस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वाटर। सो HCl इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वा फॉर्टिस विच मीन्स स्ट्रॉन्ग वाटर। इसको हम लोग इसलिए एक्वा फॉर्टिस बोलते हैं क्योंकि ये नियरली ऑल मेटल्स के साथ रिएक्ट कर देता है। इट रिएक्ट्स नियरली विथ ऑल मेटल्स। इवन ये सिल्वर को भी डिजॉल्व कर सकता है। सिल्वर कोई भी दूसरा मेटल में, दूसरा एसिड में डिजॉल्व नहीं होता, ये उसको भी डिजॉल्व कर देता है, इसलिए हम लोग इसको एक्वा फॉर्टिस बोलते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर है ये, पानी तो ये नहीं है, नाम वैसा है इसका। ठीक है, फिर इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन, नाइट्रिक एसिड का लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखना है हम लोगों को। किससे देखना है? कोर्स में क्या दिया है? आइदर फ्रॉम सोडियम नाइट्रेट या फिर पोटेशियम नाइट्रेट, दोनों सेम ही एक टाइप की। ठीक है, एक ही टाइप का प्रॉपर्टीज होता है दोनों का। या तो पोटेशियम नाइट्रेट से या फिर हम लोग को सोडियम नाइट्रेट से इसका प्रिपरेशन करवाना है, दोनों में से कोई भी एक ले लेना। और साथ में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग को, और एक HCl करके एक पढ़े हो आप लोग, वहाँ उसका प्रिपरेशन में भी हम लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करे थे, याद है आप लोगों को? तो याद रखना किस में आप लोग कंसनट्रेटेड HCl यूज़ करे हो, किसका प्रिपरेशन में, किसका प्रिपरेशन में। ठीक है, आप लोग यूज़ कर रहे हो, याद रखना। एक नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन में आप लोग यूज़ कर रहे हो, और एक आप लोग किस में यूज़ किए थे? HCl का प्रिपरेशन में यूज़ कर रहे थे। क्या? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि नॉन वोलाटाइल नेचर का होता है। मैं वापस यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ये नॉन वोलाटाइल में क्वेश्चन आता है, एक नॉन वोलाटाइल एसिड का नाम बताओ, तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं बच्चों? देखो क्या किए हम लोग, इक्वल पार्ट्स बाय वेट में ले लिए हैं। किसको? सोडियम या फिर पोटेशियम नाइट्रेट को और सल्फ्यूरिक एसिड को इक्वल वजन में आप लोग इनको ले लिए हो, इनको मिक्स कर दिए हो आप लोग। एक राउंड बॉटम फ्लास्क है हमारे पास, ये देखो राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिए हैं, उसमें दोनों का इक्वल पार्ट डाल दिए हैं, मतलब एक ग्लास रिटॉर्ट हम लोग यहाँ पर मेनली इसको बोलते हैं, ग्लास रिटॉर्ट। और इसको हम लोग हीट करेंगे जेंटली, हल्का हल्का हम लोग इसको हीट करेंगे। और टेम्परेचर को 200 से कम रखना है, मतलब टेम्परेचर को 180-200 के बीच में ऐसे रखना, 200 के ऊपर मत लेके जाना। ठीक है, 200 के ऊपर लेके हम लोग को टेम्परेचर नहीं जाना, इसका मतलब है लेस देन 200। ठीक है, दोनों को हम लोग यहाँ पर मिलाए इक्वल पार्ट में। ये नॉन वोलाटाइल है, यहाँ पर मैं लिख चुकी हूँ, देखो, या तो पोटेशियम नाइट्रेट ले लो या फिर सोडियम नाइट्रेट, दोनों में से कोई भी एक आप लोग इक्वल पार्ट में मिक्स करें। दोनों को जेंटली हीट कर रहे हो आप लोग ग्लास रिटॉर्ट में, ये ग्लास रिटॉर्ट है बच्चों। आप लोग जब इसको हीट कर रहे हो तो यहाँ पर टेम्परेचर आप लोग 180 से 200 के बीच में, मतलब 200 से बिलो रख रहे हो टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये रिएक्ट करके हम लोगों को कुछ चीज़ें दे रहा है। एक हम लोग को यहाँ पर मिलेगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट लोगे तो पोटेशियम बाइसल्फेट, और दूसरा नाइट्रिक एसिड जो कि वोलाटाइल नेचर का होता है। मतलब एक चीज़ देखो, यहाँ पर आप लोग नॉन वोलाटाइल एसिड को यूज़ करके वोलाटाइल एसिड बना रहे हो, है ना? क्वेश्चन आता है, एक ऐसा एसिड का नाम बताओ नॉन वोलाटाइल एसिड का जिसको यूज़ करके आप वोलाटाइल एसिड बनाते हो। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर नॉन वोलाटाइल किसको यूज़ कर रहे हो? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ कर रहे हो, और यहाँ से वोलाटाइल एसिड मतलब प्रिपेयर हो रहा है, जो उड़ जाता है वोलाटाइल एसिड। ठीक है, समझ में आया? अगर आप लोग सोडियम नाइट्रेट लोगे तो उसका भी सेम रिएक्शन होगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखो क्या होता है, डायग्राम से आप समझते हैं। ग्लास रिटॉर्ट में आप लोग हीट करें सोडियम नाइट्रेट, और आप लोग ले रहे हो यहाँ पर कंसनट्रेटेड या फिर पोटेशियम नाइट्रेट जो भी ले लो, और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों को आप हीट कर रहे हो, दोनों रिएक्ट करके आप लोगों को दो चीज़ दे रहे हो। तो यहाँ पर ये तो यहीं रह जाएगा, लेकिन ये नाइट्रिक एसिड यहाँ, तो यहाँ पर वोलाटाइल नाइट्रिक एसिड मिलता है। नाइट्रिक एसिड के वेपर्स निकलते हैं, नाइट्रिक एसिड का वेपर्स निकलता है, वो यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ जाता है। तो जब यहाँ से वो गरम भाप ट्रैवल करके यहाँ जाता है तो हम लोग टैप वाटर ऑन करते हैं, ठंडा पानी से उसको धो देते हैं, मतलब ऊपर से पानी डालते हैं ठंडा करने के लिए। तो पानी डालते हैं तो वो जो गैस था वो कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। तो लिक्विड फॉर्म में आपको मिलता है नाइट्रिक एसिड। लिक्विड फॉर्म में आपको क्या मिलता है? नाइट्रिक एसिड। आप लोग पानी चालू कर दिए, वो कंडेंस हो गया, ठंडा हो गया, लिक्विड में बदल गया, और हम लोग को नाइट्रिक एसिड यहाँ पर मिल जाता है। तो बच्चों देखो कैसे याद रखोगे, आप लोग पढ़े थे ना, नाइट्रिक एसिड को हम स्ट्रॉन्ग वाटर बोलते हैं, एक्वा फॉर्टिस। यहाँ पर पानी चालू कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वाटर, यहाँ पर पानी चालू कर रहे हैं, वाटर चालू करके नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं। तो वैसे आप लोग याद रखना, स्ट्रॉन्ग वाटर में वाटर को यूज़ कर रहे हैं ठंडा करने के लिए, वैसे आप लोग याद रखना। इसको कलेक्ट कैसे करें? जो वेपर्स है नाइट्रिक एसिड का, दे आर कंडेंस्ड टू अ लाइट येलो लिक्विड। पानी चालू करके हम लोग रनिंग कोल्ड वाटर में उसको कंडेंस किए, और हम लोग को वो जब लिक्विफाई होके मिला तो येलो कलर का लिक्विड मिला, येलो कलर का नाइट्रिक एसिड हम लोगों को यहाँ पर ऑब्टेन
हुआ, जिसको हम लोग ऐसे कलेक्ट कर रहे हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है, जो प्योर नाइट्रिक एसिड होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को जो नाइट्रिक एसिड मिला वो येलो कलर का लिक्विड मिला, लेकिन जो प्योर नाइट्रिक एसिड होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को स्लाइटली येलो कलर का मिला, क्यों मिला पता है? क्योंकि इसमें डिजॉल्व्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। ये जो नाइट्रिक एसिड मिला है ना, इसमें हम लोग को अगर येलो कलर मिला मतलब इसमें NO2 घुल गया है, इसमें NO2 घुल गया है, क्योंकि प्योर वाला को कोई कलर नहीं होता। दिस गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब बोलोगे ये गैस आया कहाँ से? ये गैस आया कहाँ से? नाइट्रिक एसिड तो हम लोग यहाँ प्रिपेयर करें, NO2 का तो कहीं नाम ही नहीं है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पर येलो कलर उसमें उसकी वजह से क्यों आया? NO2 यहाँ पर आया कैसे? क्योंकि NO2 की वजह से ही उसका कलर है येलो। तो बच्चों इसका रीज़न ये है, यहाँ पर जो हम लोग नाइट्रिक एसिड लिए हैं, नाइट्रिक एसिड यहाँ पर डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड खुद टूट जाता है गर्माहट से, और थर्मल डिकम्पोजिशन होने के चक्कर में वो वाटर वेपर में, NO2 में और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो NO2 निकलता है ना, वही इसमें घुल के इसको येलो कलर दे देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो मैं आपको भी बताई हूँ। पर हम लोग को NO2 को हटाना है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ नाइट्रिक एसिड चाहिए, हम लोग को सिर्फ नाइट्रिक एसिड चाहिए। तो हम लोग ये NO2 को हटाएंगे कैसे? कैसे हटाएंगे? आप लोग पानी ऐड कर दो, आप लोग नाइट्रिक एसिड में पानी डाल दो। पानी डालोगे तो क्या होगा? NO2 पानी में घुल जाएगा एंड विल प्रोड्यूस कलरलेस HNO2, ठीक है। NO2 को आप लोग कैसे रिमूव कर सकते हो? बाय एडिंग वाटर, पानी ऐड करके। एक्सेस पानी डाल दो आप लोग, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसमें घुल जाएगा और येलो कलर हट जाएगा। फिर द रिएक्शन इज द रिवर्स ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, वही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा तरीका एक और भी है येलो कलर को हटाने के लिए। एक दूसरा तरीका भी है, क्या? अगर ड्राई एयर या फिर CO2 का बात कर रहा है, अगर हम लोग ये नाइट्रिक एसिड से मतलब जो येलो कलर का नाइट्रिक एसिड है, अगर CO2 गैस को हम लोग पास करवाएंगे, ड्राई एयर पास करवाएंगे, CO2 गैस पास करवाएंगे, तो नाइट्रिक एसिड कलरलेस हो जाएगा। कैसे? क्योंकि CO2 क्या करेगा? NO2 को हटा देगा वहाँ से। It drives out NO2 from warm acid which is further oxidized to nitric acid, उसको वहाँ से निकाल देगा और वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा नाइट्रिक एसिड में, मतलब वो खुद नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आप लोगों को मेन ये याद रखना है, ये वाला, ठीक है। अब जब लैब में नाइट्रिक एसिड बनाए हैं, लैब में जब नाइट्रिक एसिड बनाए, यहाँ हर चीज़ कांच का यूज़ करें, हर चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ग्लास रिटॉर्ट, ऑल ग्लास apparatus शुड बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है ना, अगर आप लोग रबर, कॉर्क, फॉर्क ये सब यूज़ करोगे ना कहीं पर भी, तो नाइट्रिक एसिड उनको अटैक कर देता है, नाइट्रिक एसिड का वेपर्स उनको अटैक कर देता है। इसलिए हर चीज़ यहाँ पर कांच का होना ज़रूरी है। कंसनट्रेटेड HCl इज़ नॉट यूज्ड। यहाँ पर हम लोग जब नाइट्रिक एसिड बनाए तो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करें, हम लोग कंसनट्रेटेड HCl यूज़ नहीं करें। इसलिए यूज़ नहीं करें क्योंकि भाई HCl खुद वोलेटाइल है। नाइट्रिक एसिड हम लोग लेते मतलब कंसनट्रेटेड HCl लेते, वो खुद उड़ जाता, नाइट्रिक एसिड के भाप के साथ मैच हो जाता, मिक्स हो जाता, फिर उसको निकालो, एडिशनल एक तो काम बढ़ जाता है ना। सो यहाँ पर कंसनट्रेटेड HCl को हम लोग इसलिए यूज़ नहीं करें क्योंकि वो खुद वोलेटाइल नेचर का है। नाइट्रिक एसिड वेपर्स के साथ वो मिल जाएगा, कैरी मतलब नाइट्रिक एसिड वेपर तो आपको मिल रहा है, साथ में पता चलेगा जो आप लोग रिएक्टेंट लिए हो वही उड़ के एसिड के साथ मिक्स हो जा रहा है वेपर के साथ। क्लियर? नाउ टेम्परेचर को 200 के ऊपर नहीं करना है, तो आपको पता है क्यों नहीं करना है, आप लोग पढ़े हो क्यों नहीं करना है बच्चों। सबसे पहले तो भाई कांच का है भाई सामान, ग्लास apparatus से टूट सकता है, सब सामान टूट जाएगा। फिर अगर आप लोग 200 के ऊपर करोगे तो यहाँ पर सल्फेट मिलेगा, पोटाशियम सल्फेट मिलेगा, जो कि चिपक जाएगा हार्ड क्रस्ट की तरह, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। हार्ड क्रस्ट की तरह चिपक जाएगा वो और उसको निकालना बहुत मुश्किल है। और दूसरा, क्यों फ्यूल वेस्ट करना, है ना। और एक और रीज़न है यहाँ पर, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड भी हो सकता है। आप लोग यहाँ पर गर्म करोगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो एक तो ऐसी नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज होके NO2 निकाल के येलो कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है। आप लोग ज़्यादा करोगे तो और ज़्यादा वो डिकम्पोज हो जाएगा, तो दिक्कत होगा। तो डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड नहीं होना चाहिए, वो हो जाएगा अगर टेम्परेचर को आप लोग बढ़ाओगे तो, ठीक है। नाउ तो ये तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन हो गया एकदम सिंपल। अब आप लोग पढ़ोगे बच्चों मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, मतलब मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड मतलब इंडस्ट्रीज़ में नाइट्रिक एसिड को जो हम प्रिपेयर करवाएंगे हम लोग वो पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर वो पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री में जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ इक्वेशंस विद कंडीशंस पढ़ना है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर ये बताई हूँ, डायग्राम वायग्राम यहाँ पर नहीं है। अगर आप लोग नाइट्रिक एसिड को बना रहे हो इंडस्ट्रीज़ में
तो ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, बल्क क्वांटिटी में बनेगा, तो वहाँ पर जो प्रोसेस फॉलो होता है उसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है, ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। अमोनिया बनाए थे तो कौन सा प्रोसेस यूज़ हुआ था बच्चों? अमोनिया बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ हुआ था? अमोनिया के लिए हेबर्स प्रोसेस हम लोग यूज़ करे थे। कौन सा प्रोसेस यूज़ करे थे? हेबर्स प्रोसेस हम लोग यूज़ करे थे। इसके लिए ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के लिए ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ओ से होता है स्टार्ट, ठीक है, ओके। अब सबसे पहला स्टेप यहाँ पर 3 स्टेप में होता है रिएक्शन। पहला स्टेप यहाँ पर कैटालिटिक चैम्बर में होगा। यहाँ पर एक चैम्बर होता है जिसमें कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं कैटालिटिक चैम्बर। तो वहाँ पर क्या होता है सबसे पहला स्टेप में, वहाँ पर मेनली क्या करते हैं, एमोनिया गैस और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, वहाँ पर उसको वहाँ पर ट्रीट करवाते हैं, मतलब हीट वीट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। 800 डिग्री का टेम्परेचर, याद है, कुछ पढ़े हो आप लोग ऐसा रिलेटेड अमोनिया में? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया होता है। अमोनिया गैस और ऑक्सीजन को आप लोग कंबाइन करवाते हो, उनको हीट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, टेम्परेचर 800 डिग्री तक रखते हो, तो आपको क्या मिलता है? नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है, वाटर वेपर मिलता है और साथ में हीट निकलता है, ठीक है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं, वाटर वेपर निकलेगा और हीट निकलेगा, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगा, एक्सोथर्मिक नेचर का होगा ये रिएक्शन। फिर बाद में और हीट करने का दरकार नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो हीट निकल रहा है वही इस रिएक्शन को कैरी आउट करवाएगा, मेंटेन कर देगा वो टेम्परेचर को, ठीक है। एकदम गरम गरम गैसेस यहाँ से निकलेंगे, ये जो गैसेस निकल रहे हैं एकदम गरम गरम निकलेंगे। अब ये जो गरम गरम गैसेस निकल रहे हैं इनको अब नेक्स्ट चैम्बर में शिफ्ट करते हैं, जिसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर। ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में, ऑक्सीडेशन लिख दी हूँ क्या, ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर, ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर। उसको अब नेक्स्ट ये जो गरम गरम गैसेस निकला है उसको अब दूसरा चैम्बर में डालेंगे, जिसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर। ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में क्या होगा पता है? ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड मिला था वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज होकर NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में नाइट्रिक ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड? नाइट्रिक ऑक्साइड कंबाइंस विद ऑक्सीजन। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और टू फॉर्म NO2। टेम्परेचर 50 डिग्री तक हम लोग मेंटेन करेंगे, तो NO2 गैस वहाँ पर हम लोग को मिलेगा। उसको बैलेंस कर दें, ठीक है, इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर मैं अगर बैलेंसिंग छोड़ दी हूँ ना तो वो आपको करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा ध्यान दे देना, ठीक है, ओके, समझ में आया? तो सेकंड स्टेप में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में ये हॉट गैसेस को लेके गए, जहाँ पर जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन और टेम्परेचर वहाँ 50 डिग्री रहेगा और हम लोग को मिलेगा NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। थर्ड स्टेप जाएगा एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर, मतलब थर्ड स्टेप होता है जिस जो कंटेनर में होगा उसका नाम है एब्जॉर्प्शन टावर, एब्जॉर्प्शन टावर। अभी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हम लोग को यहाँ पर मिला है कुछ हवा के साथ, कुछ एयर के साथ, उसको आप पास करवाएंगे इस चैम्बर में, एब्जॉर्प्शन चैम्बर में, ठीक है। वो चैम्बर में स्टील का टावर होता है, क्वार्ट्ज से बड़ा, सब तो इतना तो पढ़ना नहीं है, नहीं दिया है, छोड़ो, नहीं बताती हूँ मैं। मेनली क्या होता है, अब जो NO2 गैस मिला है उसको अब नेक्स्ट टावर में, नेक्स्ट चैम्बर में भेजेंगे, जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन टावर। अब NO2 क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ उसको भेजे, थोड़ा सा एक्सेस हवा डाल दिए हैं वहाँ पर, ऑक्सीजन गैस थोड़ा और डाल दिए हैं। अब वो क्या करेगा, अब नेक्स्ट स्टेप में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और जो ऑक्सीजन है वो लोग वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनाएंगे। वहाँ वाटर भी देते हैं, वार्म वाटर वहाँ पर ऊपर से फेंकते रहते हैं, मतलब वो स्टेप में एब्जॉर्प्शन टावर में पानी भी डालते हैं, साथ में NO2 और ऑक्सीजन गैस को बाहर से भेजे हैं, ठीक है। तो ये जो NO2 गैस मिला था हम लोग ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में, उसको हवा के साथ थोड़ा और ऑक्सीजन के साथ कहाँ भेजेंगे, नेक्स्ट चैम्बर में भेजेंगे, एब्जॉर्प्शन टावर में। वहाँ पर इट विल रिएक्ट विथ वार्म वाटर, वो थोड़ा वार्म वाटर के साथ, सॉरी वार्म वाटर नहीं, वार्म वाटर भी बोल सकते हो, ठीक है, वार्म वाटर के साथ वो रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद वो बनाएगा नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड मिलेगा दैट इज कंसनट्रेटेड अबव 50%, 50% के ऊपर वो कंसनट्रेटेड रहेगा, ठीक है, 50% के ऊपर वो कंसनट्रेटेड रहेगा। क्लियर? इतना तो भी आप लोगों का नहीं है कोर्स में, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं बता देती हूँ, सोच रही हूँ बुक से बता दूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ना, चलो बुक से बता देती हूँ, एक ही पार्ट है, ये पार्ट है, बुक से बता देती हूँ, ठीक है, ओके। लैब में जो हम लोग नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं ना, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, वो मेनली 68% कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है।
नाउ कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड अप टू 98%, मतलब फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, धुआं निकलता है, इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलिंग 68% नाइट्रिक एसिड ओवर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो 68% नाइट्रिक एसिड मिला है ना, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, उसी से ये लोग उसको क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा के उसी से वो लोग 98% नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ये आपका कोर्स में नहीं है बच्चों, बस दिया में बता दे रही हूँ। अब ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हाई रेशियो ऑफ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, जब ये लैब में नाइट्रिक एसिड बनाया जा रहा था, लैब में लैब तो नहीं सॉरी, जब ये मैन्युफैक्चर हो रहा था इंडस्ट्री में नाइट्रिक एसिड, तो हाई रेशियो ऑफ एयर इज टेकन। यहाँ पर हवा का रेशियो बहुत ज़्यादा लिए, क्योंकि आप लोगों को मैं बताई थी ना, बहुत सारा हवा भी भेज देते हैं एब्जॉर्प्शन चैम्बर में, ठीक है। यहाँ पर एयर का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, हर जगह में हवा को लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एयर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जहाँ भी हवा चाहिए तो अच्छे से हवा को दे रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो मेनली बोल रहा है कि जब नाइट्रिक एसिड बनता है इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर हायर रेशियो ऑफ एयर इज टेकन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज ओनली 1/5 इन एयर एंड इट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल द 3 चैम्बर्स। जो 3 चैम्बर है, कैटालिटिक चैम्बर, ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर और एक तो आपका एब्जॉर्प्शन टावर है, तीनों चैम्बर में हवा चाहिए बच्चों, तीनों चैम्बर में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, हवा चाहिए, इसलिए ये लोग हायर रेशियो ऑफ एयर को ये लोग ले रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली हवा जो है, ऑक्सीजन जो है वो एयर में खाली 1/5 पार्ट है, यहाँ पर वो लोग इसलिए ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि तीनों चैम्बर में ये एयर रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तीनों चैम्बर में ऑक्सीजन वो लोगों को चाहिए ही चाहिए, ऑक्सीजन वो लोगों को चाहिए ही चाहिए। आप लोग देखियो ना, तीनों स्टेप में ऑक्सीजन लगा था। फिर आप लोगों को बताई थी एब्जॉर्प्शन टावर में क्वार्ट्स वो लोग यूज़ करे हैं बच्चों। क्वार्ट्स जो लोग इसलिए यूज़ करे हैं क्योंकि क्वार्ट्स एसिड रेजिस्टेंट होता है, यहाँ लिखा हुआ है, उसको पूरा लेयर बाय लेयर में वो लोग यहाँ पर लगाए हैं। एंड व्हेन placed packed in layers it helps in dissolving nitrogen dioxide uniformly in water। क्वार्ट्स को जो लोग एब्जॉर्प्शन टावर में यूज़ किए थे ना, उससे क्या होता है मेनली, अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वो लोग पानी में घोल रहे थे, याद है यहाँ पर पढ़े थे आप लोग, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों लास्ट वाले चैम्बर में दोनों रिएक्ट करते हैं वार्म वाटर के साथ, उसमें डिसॉल्व हो जाता है NO2 और नाइट्रिक एसिड मिलता है। तो यहाँ पर क्वार्ट्स हम लोग जो यूज़ किए हैं वो क्या करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को आराम से यूनिफॉर्मली पानी में घोलने में वो मदद करेगा, ठीक है। इसलिए हम बुक से बताई हूँ, मुझे लगा बुक से बताना चाहिए तो मैं बता दी, ठीक है। यहाँ पर मैं एक ही चीज़ लिखी क्योंकि एग्जाम में यही चीज़ पूछता है। नेक्स्ट, अब इसका प्रॉपर्टीज़ देख लो, नाइट्रिक एसिड का प्रॉपर्टीज़ देख लो। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बच्चों आपको पता है, जो प्योर नाइट्रिक एसिड होता है, जो 98% कंसनट्रेटेड होता है, वो मेनली कलरलेस होता है। 98% जो कंसनट्रेटेड होता है ना एसिड, वो कलरलेस होता है। लेकिन जो कमर्शियल नाइट्रिक एसिड जो हम लैब में भी यूज़ करते हैं, जो 68% कंसनट्रेटेड होता है, वो थोड़ा सा येलोइश ब्राउन कलर का होता है, येलोइश ब्राउन, थोड़ा सा येलो कलर उसमें आ जाता है। येलो कलर क्यों आता है आपको पता है, ठीक है। तो देखोगे तो जो प्योर है, मैं यहाँ पर प्योर का बात कर रही हूँ, जो प्योर जो नाइट्रिक एसिड होता है 98% कंसनट्रेटेड वाला, वो कलरलेस होता है। इसका भी सफोकेटिंग स्मेल है। नाइट्रिक एसिड ऐसा नहीं है कि कोई ऑडरलेस है, नो, सफोकेटिंग स्मेल है, एसिडिक नेचर का होता है ये। नाइट्रिक एसिड तो एसिडिक नेचर का होगा, हवा में ये फ्यूम्स बनाता है और स्किन में अगर गिर जाएगा तो येलो कर देता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्किन में जो एक प्रोटीन होता है ना स्किन में, उसके साथ ये रिएक्ट कर जाता है, उसके रिएक्ट करके ज़ैंथोप्रोटिक एसिड बना देता है। सोचो, क्वेश्चन आता है नाइट्रिक एसिड हमारे स्किन को कौन सा कलर स्टेन करता है, तो येलो, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखो, सबसे पहले इसका स्टेबिलिटी हम लोग देखेंगे। प्योर नाइट्रिक एसिड बोल रहा है कि वो अनस्टेबल टू हीट एंड सनलाइट है। सबसे पहले इसका स्टेबिलिटी देखो, जो प्योर नाइट्रिक एसिड होता है वो अनस्टेबल होता है टू हीट एंड सनलाइट, स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है। कैसे? अगर आप लोग उसको थोड़ा सा भी हीट दोगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, वो टूट जाएगा, सूरज की रोशनी पड़ने से वो टूट जाएगा, मतलब डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो प्योर नाइट्रिक एसिड को जब हम हीट दे रहे हैं या फिर सनलाइट आप लोग उसमें पास करवाओगे, दिखाओगे, सनलाइट में एक्सपोज करवाओगे, तो वो डिकम्पोज होकर NO2 ऑक्सीजन और वाटर वेपर रिलीज करेगा, ठीक है। ये वाला रिलीज़ करेगा क्योंकि वहाँ पर वो डिकम्पोज होकर NO2 गैस दे देता है, इसलिए यहाँ पर बोलते हैं कि उसको हम लोग ना अच्छे से स्टोर करके रखते हैं। समझ में आया? अच्छे से उसको हम लोग स्टोर करके कलर्ड बॉटल में रखते हैं इसको, क्योंकि डिकम्पोज ना हो बोल के कलर्ड बॉटल में रखते हैं। ट्रांसपेरेंट बॉटल में रखोगे, सनलाइट पड़ेगा अगर बाई चांस, तो डिकम्पोज हो जाएगा अंदर ही अंदर, वो आपका नाइट्रिक एसिड खराब होते चलेगा। समझ में आया? ओके। नाउ एक्शन विद एल्कलीज एंड बेस, एल्कलीज और बेस के साथ इसका एक्शन क्या है। अब नॉर्मली यहाँ पर बोल रहा है कि अगर मैं अब नाइट्रिक एसिड का बात करूँ बच्चों, तो नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाइट्रिक एसिड जो है वो मोनोबेसिक है, आपको एसिड बेस वाला चैप्टर याद होगा। इसका बेसिसिटी कितना है? 1 है,
बेसिसिटी कितना है नाइट्रिक एसिड का 1 है। मोनोबेसिक और एसिडिक है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड है नाइट्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये मस्त रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेसिस के साथ, एल्कलीज के साथ ये रिएक्ट करेगा। उनके साथ ये रिएक्ट करके बहुत सारा चीज़ देगा, बहुत सारा ये चीज़ देगा। उनके साथ ये रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देगा। अब जैसे कि ये नाइट्रिक एसिड में ली, यहाँ पर मैं बेस ली पोटाशियम ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पर मैं नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में ली। डाइल्यूट फॉर्म में लेंगे तो वो ज़्यादा अपना H+ निकालेगा, है ना, बेटर है। डाइल्यूट फॉर्म में लोगे तो वो ज़्यादा अपना H+ निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उसको रिएक्ट करवाएंगे अगर बेस के साथ तो सॉल्ट एंड वाटर। देखो यहाँ पर भी वो बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट एंड वाटर। आपके बुक में ना 2-3 एग्जाम्पल्स और दिए हैं बच्चों, आप लोग एग्जाम्पल्स को देखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका रिएक्शन विद कॉपर कार्बन, बस इतना ही दिया है क्या, ठीक है, वो आपके कोर्स के हिसाब से पढ़ा रही हूँ। बुक में और भी एग्जाम्पल्स दिए, आप लोग उसको देखना। और ये आपका मैं बताई थी ना, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। और एसिड का मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसका बता दे रही हूँ, क्योंकि ये एसिड है, आपको पता है फिर भी बता दे रही हूँ। एसिड है ये, पानी में डालने से ये H+ आयन देगा, है ना। एसिड है नाइट्रिक एसिड, ब्लू लिटमस को क्या करेगा, रेड। मिथाइल ऑरेंज का कलर को क्या करेगा, मिथाइल ऑरेंज कलर का होता है, उसको ये पिंक में बदल देगा। और फिनॉप्थलीन को क्या करेगा, फिनॉप्थलीन जो होता है उसका कोई कलर नहीं होता, उसका कोई कलर नहीं होता, इट विल रिमेन कलरलेस, कोई कलर चेंज नहीं होगा, वो ऐसे का वैसा ही रहेगा। तो एसिड ये काम करता है, तो नाइट्रिक एसिड ये काम कर देगा, नाइट्रिक एसिड जो है वो ये काम कर देगा, ठीक है, समझ में आया। एक्शन विद एल्कलीज बेसिस, क्योंकि एसिड है तो एल्कलीज बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा ही बनाएगा। फिर मेटालिक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ भी ये रिएक्ट करेगा। कैसे, कार्बोनेट के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करवाएंगे एसिड को कार्बोनेट के साथ, तो ये हम लोग को सॉल्ट वाटर और CO2 गैस तो देगा ही देगा। कार्बोनेट हमेशा CO2 गैस देता है। सोडियम नाइट्रेट है हमारे पास, सॉरी सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट जब नाइट्रिक एसिड के साथ लगेगा तो सॉल्ट, तो सोडियम का नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस CO2। कॉपर कार्बोनेट लगेगा नाइट्रिक एसिड के साथ तो कॉपर का नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस CO2। कैल्शियम बाइकार्बोनेट लगेगा तो कैल्शियम का नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो हम लोग को मिलेगा ही मिलेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। और भी बहुत कुछ करता है जो कि मैं आपको दूसरा चैप्टर में बता चुकी हूँ, ठीक है। देन मेटेलिक सल्फाइड एंड सल्फाइड्स, मेटेलिक सल्फाइड और बाइसल्फाइड। नाइट्रिक एसिड जब आप लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लोगे, जब आप लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लोगे, ठीक है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को जब आप लोग मेटल का सल्फाइड या बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो बच्चों सोल्यूबल सॉल्ट बनाएगा, साथ में वाटर देगा और साथ में SO2 गैस देता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड वो गैस रिलीज करता है। कैल्शियम सल्फाइड आप लोग लियो, मैं अलग अलग एग्जाम्पल दी हूँ, आपकी बुक में अलग एग्जाम्पल है, मैं इसलिए अलग दी हूँ ताकि आप लोगों को और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाए, और बुक का तो आप लोगों के पास है ही, है ना। कैल्शियम सल्फाइड को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, कैल्शियम सल्फाइड को नाइट्रिक एसिड के साथ आप लोग रिएक्ट करवाए, तो आप लोगों को क्या मिल रहा है, इसका सॉल्ट कैल्शियम का नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस SO2। जहाँ इक्वेशन बैलेंस नहीं, आपको खुद बैलेंस करना पड़ेगा, मैं बार बार बैलेंस नहीं करूँगी, ठीक है। पोटाशियम बाइसल्फाइड है, एक सल्फाइड का देख लो एक बाइसल्फाइड का देख लो, उसको भी रिएक्ट करवाओगे तो वही पोटाशियम का नाइट्रेट, पानी और SO2, ये सब चीज़ें हम लोगों को मिल रहा है। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नाइट्रिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आपको पता है। ये अंडरगोज रिडक्शन इटसेल्फ, ये रेड्यूस होकर अलग अलग प्रोडक्ट देता है। नाइट्रिक एसिड खुद रेड्यूस होकर NO, NO2, N2O ये सब दे देता है नाइट्रिक एसिड। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और जो नाइट्रिक एसिड होता है ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है और डिकम्पोज, जब ये डिकम्पोज होता है ना तो ये नेसेंट ऑक्सीजन हम लोगों को रिलीज करता है, हम लोगों को प्रोड्यूस मतलब देता है, प्रोवाइड करता है। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब ऐसा ऑक्सीजन अकेला एटम की फॉर्म में, ठीक है। अगर आप लोग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को डिकम्पोज करवा रहे हो, ये तो इटसेल्फ ही डिकम्पोज हो जाता है। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज होकर क्या देगा, NO2 गैस, पानी और क्या दे रहा है यहाँ पर ये नेसेंट ऑक्सीजन। अगर डाइल्यूट वाला ऑक्सीडाइज होगा खुद से तो वो क्या देगा, NO, H2O और 3 ठो नेसेंट ऑक्सीजन का एटम। देखो ये डिकम्पोज होकर अलग अलग नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, डिकम्पोज होकर ये नेसेंट ऑक्सीजन तो अलग अलग नहीं बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन तो नेसेंट ऑक्सीजन है। ये डिकम्पोज होकर अलग अलग नाइट्रोजन का ऑक्साइड प्रोवाइड कर रहा है, तो ये डिपेंड करता है इसका कंसंट्रेशन में और यहाँ का टेम्परेचर में।
क्या कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड आप लोग यूज़ किए हो, उसी हिसाब से वो डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करवाएगा। क्लियर। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके कोर्स में है, एक्शन विथ नॉन मेटल, कार्बन एंड सल्फर आपके कोर्स में दिया है। ये तो बच्चों देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये वाला। ठीक है, सबसे पहले ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी आप लोग देख रहे हो, कैसे ऑक्सीडाइज करता है ये। अब देखते हैं कि नॉन मेटल को ये कैसे ऑक्सीडाइज कर दे। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ठीक है, ये क्या करता है, नॉर्मली अगर आप लोग कार्बन को इसके साथ ट्रीट करवाओगे, कंसनट्रेटेड एसिड है आपके पास, आप लोगों के पास कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, कार्बन के कांटेक्ट में ये आया तो कार्बन को ये ऑक्सीडाइज करके क्या देगा, उसको ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड के लिए सॉरी बच्चों, आई कांट अवॉइड दैट, उसको इग्नोर करो आप। ठीक है, देन सल्फर, सल्फर के साथ अगर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हम लोग लेते हैं तो वो हम लोग को देगा उसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मतलब यहाँ पर ये क्या दे रहा है, यहाँ पर इसका सल्फ्यूरिक एसिड दे रहा है। सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, पानी बन रहा है और NO2 बन रहा है, पानी बन रहा है और NO2 बन रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर ये अलग अलग टाइप का मेनली हम लोगों को क्यों मिला है। एक मिनट मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, उसको अपना लिख लोगे तो बेटर होगा। एक मिनट तो होगा आप लोगों के पास। हाँ देखो, अब जब यहाँ पर आप लोग कार्बन यूज़ करे थे, कार्बन को जब आप लोग ऑक्सीडाइज करवा रहे थे यूजिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, आप लोगों को मिल रहा था क्या, आप लोगों को मिल रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और नाइट्रिक एसिड मेनली। देखो बच्चों, और सल्फर को जब आप लोग यूज़ कर रहे हो तो सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो स्ट्रांग होता है, वो डिकम्पोज नहीं होगा, इसलिए वो सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में मिला है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्या है, कार्बोनिक एसिड मिला था। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है तो वो टूट के CO2 और पानी में बदल जाएगा। ठीक है, वो टूट के ऐसे में बदल जाता है CO2। यहाँ पर मैं देखो लिख के बता देती हूँ, जैसे कि कार्बन और आप लोग नाइट्रिक एसिड लिए, स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड लिए HNO3, ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में आप लोग लियो, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इन लोगों को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बन को। मेनली जब ऑक्सीडाइज किया था ना बच्चों, तो वो ना कार्बोनिक एसिड फॉर्म हुआ था। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है तो वो टूट के पानी और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CO2 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, पानी के साथ पानी मिक्स हो जाएगा, जो पानी एक्स्ट्रा अलग से बन रहा है, प्लस हम लोग को यहाँ पर क्या मिल रहा है, NO2 गैस मिल रहा है, NO2 गैस मिल रहा है। सल्फर को जब हम लिए थे, सल्फर को जब हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करवा रहे थे, नाइट्रिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो सल्फर को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। ये बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, ये नहीं डिकम्पोज होगा। पानी और NO2 हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा, मतलब पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, NO2 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ना इसको याद रखना है, और इसको बैलेंस कैसे करते हैं ना, मैं एक तो आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ, इसको तो आप लोग थोड़ा रट्टा मार देना, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है और ये पक्का एग्जाम में आता है। यहाँ पर क्या नंबर लगेगा वो थोड़ा सा आप लोग रट्टा मार लेना बस इसमें, और एक्स्ट्रा कोई चीज़ में नहीं। ठीक है, बैलेंसिंग वाला पार्ट। देन एक्शन विथ मेटल्स, मेटल्स के साथ इसका क्या, ये तो नॉन मेटल का 2 कोर्स में था, कार्बन एंड सल्फर की मैं बता दी। नॉन मेटल के साथ, मेटल के साथ इसका कैसे रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और एक तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सिर्फ कॉपर के साथ आपका कोर्स में है। तो जब आप लोग कॉपर एक मेटल है, अब यहाँ पर हम नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखेंगे मेटल के साथ, तो आप लोग कॉपर लियो। कॉपर को आप लोग कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, मतलब ठंडा है और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, पानी डाला हुआ नाइट्रिक एसिड और ठंडा एसिड है। जब कॉपर उसके कांटेक्ट में आता है तो ये कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देगा, मेनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो होगा यहाँ पर। तो हम लोग को क्या मिल रहा है, कॉपर का नाइट्रेट प्लस पानी प्लस NO, नाइट्रिक ऑक्साइड हम लोगों को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर दिस कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस व्हाट, कॉपर टू कॉपर नाइट्रेट एंड लिबरेट्स नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस हम लोग को यहाँ पर ये दे रहा है। आप लोगों के कोर्स में सिर्फ कॉपर का ही दिया है, एक्स्ट्रा और कुछ दिया नहीं है। ठीक है, और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जब आप लोग इसको यूज़ करोगे, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मेनली, या फिर हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी आप लोग लिख सकते हो, यूज़ कर सकते हो, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या फिर हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, पर कंसनट्रेटेड बोला तो डायरेक्टली कंसनट्रेटेड हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जब कंसनट्रेटेड के कांटेक्ट में आएगा कॉपर, तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड उसको क्या बना देगा, नाइट्रेट में बदल देगा, कॉपर को पानी देगा,
और NO2 गैस रिलीज़ करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस वो यहाँ पर रिलीज़ करेगा। कंसनट्रेटेड लियो, ज़्यादा ही वो ऑक्सीजन निकाल दे रहा है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ करेगा। तो ये आपका ये चीज़ कोर्स में था। अब एक्स्ट्रा और कोर्स में नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। दूसरा मेटल जिंक आयरन ये सब नहीं है बच्चों, जो नहीं है क्यों पढ़ोगे, है ना। नेक्स्ट अब इसका टेस्ट पढ़ लेते हैं, टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का बच्चों क्या टेस्ट है, क्या टेस्ट नहीं है, देख लो अभी। टेस्ट तो कोर्स में है आपका। जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है, जब आप लोग उसको हीट करोगे तो वो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस करेगा। किसका? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। मैं यहाँ पर ब्राउन फ्यूम्स लिखी हूँ, बुक में ब्राउन दिया है, पर वो रेडिश ब्राउन होता है। तो जैसे कि आपके पास एक एसिड दिया, आप लोग उसको हीट करोगे तो वहाँ से देखोगे रेडिश ब्राउन कलर का धुआं धुआं ऐसा निकल रहा है, तो डेफिनेटली वो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, क्योंकि रेडिश ब्राउन NO2 है, NO2 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, और वो नाइट्रिक एसिड से तो निकलेगा। और किससे निकलेगा? सल्फर वाला से थोड़ी ना निकलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है। जब आप लोग कॉपर को नाइट्रिक एसिड में डालते हो, ऑन एडिंग कॉपर टू नाइट्रिक एसिड, जब आप लोग कॉपर को नाइट्रिक एसिड में डालते हो, कौन सा नाइट्रिक एसिड में? कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डालते हो, तो वहाँ पर कॉपर नाइट्रेट, पानी और NO2 गैस निकल रहा है। मतलब जब आप लोग नाइट्रिक एसिड, सपोज आपके पास कॉपर है और बोलेगा एक एसिड है, हमको नहीं पता कौन सा एसिड है, बोलेगा कॉपर को डालो, जैसे आप लोग डालोगे रिएक्शन होगा, रेडिश ब्राउन कलर का फ्यूम्स वहाँ से निकलेगा बुड़ बुड़ करके। ठीक है, आप लोगों को दिखेगा निकलता हुआ, रेडिश ब्राउन कलर का फ्यूम्स निकला, मतलब वो एसिड कौन सा है? नाइट्रिक एसिड है। फिर सबसे बेस्ट टेस्ट होता है ब्राउन रिंग टेस्ट। सबसे अच्छा बढ़िया टेस्ट होता है बच्चों ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या होता है देखो, ब्राउन रिंग टेस्ट में हम लोगों को ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या चाहिए? हम लोगों को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, ध्यान से सुनो, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, और फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट चाहिए। फेरस का F कैपिटल होगा मेरा। फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट चाहिए। फेरस सल्फेट को आप तुरंत बनाओगे, तुरंत इसलिए बनाओगे क्योंकि अगर जब हम लोग उसको तुरंत नहीं बनाते हैं तो वो कोई और चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है वो फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये रिएक्शन को वो नहीं करवाएगा। ठीक है, वो रिएक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए फेरस जो सल्फेट हम यूज़ करेंगे वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड, तुरंत बनाओगे तुरंत यूज़ करोगे। क्लियर? तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट में हम लोग को चाहिए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और हम लोग को फ्रेशली प्रिपेयर्ड व्हाट? फेरस सल्फेट चाहिए। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? मेनली मैं यहाँ पर बताती हूँ इधर में लिख के। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप लोग अपना एक टेस्ट ट्यूब ले लेना, उसमें आप लोग ऐड करना फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट। ठीक है, नाउ अब आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, एक टेस्ट ट्यूब लेना, उस टेस्ट ट्यूब में आप लोग नाइट्रिक एसिड डाल सकते हो या फिर एक्वस सोल्यूशन ऑफ नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रिक एसिड डाल देना, और नाइट्रिक एसिड डालने के बाद उसमें आप लोग डालोगे मेनली क्या, उसमें आप लोग डालोगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट। या तो नाइट्रिक एसिड डालो या फिर कोई नाइट्रेट डालो, या तो नाइट्रिक एसिड डालो या फिर कोई नाइट्रेट डालो। ठीक है, उसके बाद आप लोग उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डालोगे। फिर धीरे धीरे साइड से हम लोगों को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप लोग एकदम धीरे धीरे स्लोली डालोगे। जब आप लोग इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे डालोगे ना, हल्का हल्का हाथ से एकदम धीरे धीरे डालना है, तो आप लोग देखोगे ये दोनों लिक्विड के जंक्शन में आप लोगों को ऐसे बीच में एक तो रिंग जैसा मिलेगा, वो होता है ब्राउन रिंग। इसी को बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। दोनों लिक्विड के जंक्शन में आप लोगों को, जब जैसे ही आप लोग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, ये डालते जाओगे तो आपको दिखेगा दोनों लिक्विड के जंक्शन में एक तो ब्राउन रिंग फॉर्मेशन। ये ब्राउन रिंग बना मतलब आप लोग फेरस सल्फेट के साथ जो भी चीज़ लिए थे उसमें नाइट्रिक एसिड वो है, मतलब वो नाइट्रिक एसिड है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट जो होता है वो एक क्या बोलते हैं, प्रूफ होता है नाइट्रिक एसिड के लिए। तो ब्राउन रिंग टेस्ट में इसका इक्वेशन पूरा आपको याद रखना पड़ेगा। मैं आप लोगों को जो बताई उसको ध्यान से एकदम समझो और क्लियर करो चीज़ों को। सबसे पहले हम लोग सपोज यहाँ पर नाइट्रिक एसिड ले लिए थे। ठीक है, नाइट्रिक एसिड लेने के बाद या फिर नाइट्रिक एसिड नहीं लोगे तो कोई भी नाइट्रेट आपको दिया गया उसका एक्वस सोल्यूशन, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट हम लोग डालेंगे, डाल दिए। फिर धीरे धीरे साइड से कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, तो देखिएगा दोनों लिक्विड के जंक्शन में आपको बीच में एक ब्राउन रिंग फॉर्मेशन, अगर उसको थोड़ा सा भी ऐसे हिला दोगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, ब्राउन रिंग फॉर्म हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर जो गिवन एसिड था वो नाइट्रिक एसिड था। उसका क्या इक्वेशन बनता है, आप लोग फेरस सल्फेट लिए थे, नाइट्रिक एसिड लिए थे और सल्फ्यूरिक एसिड डाले,
ये लोग ऐसे रिएक्ट करके कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फेरस सल्फेट मतलब फेरिक सल्फेट है, पानी है और NO बना रहा है। ये जो यहाँ पर फेरस सल्फेट बना है, आप लोग फेरस सल्फेट लिए हो, आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड लिए हो कंसनट्रेटेड, और आप लोग यहाँ पर नाइट्रिक एसिड लिए हो। ये लोग तीनों कांटेक्ट में आए, जब आप लोग डाल रहे थे टेस्ट ट्यूब में कांटेक्ट में आए, कांटेक्ट में आने के बाद कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बना है। मतलब यहाँ पर मेनली नाइट्रिक ऑक्साइड, ये NO बना। ये NO क्या करेगा, जो फेरस सल्फेट डाले है ना उसके साथ रिएक्ट करेगा, उसके साथ रिएक्ट करके एक एडिशनल कंपाउंड यहाँ पर ये FeSO4.NO का बना रहा है। यही ब्राउन रिंग है, यही ब्राउन रिंग है, यही जो ब्राउन रिंग बना है उसी का फॉर्मूला है FeSO4.NO। ठीक है, ये नाइट्रोसो फेरस सल्फेट है जो कि एक ब्राउन कलर का कंपाउंड है और यही ब्राउन रिंग होता है, इसी का फॉर्मूला होता है FeSO4.NO। ब्राउन रिंग का फॉर्मूला यही होता है। क्लियर? तो यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है ब्राउन रिंग टेस्ट में आप लोगों को ये दोनों इक्वेशन को याद रखना, एग्जाम में इक्वेशन लिखने आता है। अगर आप टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा भी हिला दोगे तो यहाँ से ही गायब हो जाएगा, ये यहाँ से ही गायब हो जाएगा। क्लियर? तो आपका ये चैप्टर तो हो गया है कंप्लीट, चैप्टर हो गया है कंप्लीट। बट मैं थोड़ा सा ये भी बता दे रही हूँ, ऐसे तो कोर्स में नहीं है बट एक बार मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स को जब आप हीट करोगे तो उस हीट का क्या इफेक्ट होगा उसमें, नाइट्रेट्स को हीट करने से हीट का क्या इफेक्ट होता है। सोडियम और पोटाशियम नाइट्रेट है, इनको जब हम लोग हीट करते हैं तो ये लोग मेल्ट होके कलरलेस लिक्विड देते हैं। मीन्स ये लोग खुद मेल्ट होंगे, मेल्ट होके कलरलेस लिक्विड में कन्वर्ट होंगे और ये लोग डिकम्पोज होके ऑक्सीजन गैस देंगे। मतलब सोडियम नाइट्रेट एंड पोटाशियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो ये लोग डिकम्पोज होके अपना अपना नाइट्राइट दे रहे हैं, साथ में ऑक्सीजन गैस दे रहे हैं। देन दूसरे अगर इनके अलावा और जो अलग अलग नाइट्रेट्स है, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कलरलेस ऑक्सीजन गैस देगा। सिमिलरली जिंक नाइट्रेट भी वैसा ही देगा, लेड नाइट्रेट भी उसी टाइप से रिएक्शन करेगा, कॉपर नाइट्रेट भी उसी टाइप से रिएक्शन करेगा। यहाँ पर इनका कलर्स थोड़ा सा याद रखना। जिंक नाइट्रेट जब हॉट होता है तो येलो होता है और ठंडा होने के बाद वो वाइट हो जाता है। सिल्वर एंड मर्क्यूरी नाइट्रेट का बात करेंगे हम लोग, तो सिल्वर नाइट्रेट ऑक्साइड नहीं देगा, वो डिकम्पोज होकर सिल्वर अपना मेटल देगा, NO2 और ऑक्सीजन। मर्क्यूरी का भी यही हाल है, डिकम्पोज होकर वो अपना मेटल देगा, NO2 देगा और ऑक्सीजन देगा। क्लियर? अमोनियम नाइट्रेट का आप लोग पढ़े थे, अमोनियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो ये ऐसी एक्सप्लोजिव टाइप का होता है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने से ये N2O और साथ में वाटर वेपर देगा। सोडियम और पोटाशियम नाइट्रेट कुछ इस टाइप से दे रहा था, बाकी कैल्शियम से लेकर कॉपर तक कुछ इस टाइप का वो लोग सेम टाइप का प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। सिल्वर और मर्क्यूरी सेम टाइप का प्रोडक्ट दे रहे हैं। ये तो आप लोग क्लास 9 में भी पढ़े थे, तभी बोली थी कि ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, ये जो चैप्टर था वो हो गया आपका कंप्लीट। नाइट्रिक एसिड, HCl हो गया, अमोनिया हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, अब है सल्फ्यूरिक एसिड की बारी। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे, चीज़ों को अच्छे से पढ़ना, जो भी डाउट्स होगा आपको पता है कहाँ क्लियर करना है। और बच्चों ट्राई टू अटेंड योर ऑनलाइन क्लासेस, और जो भी डाउट होगा आप लोग वहाँ पर क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।